हेलो दोस्तों, रूथ एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 10th का टॉपिक है कृषि यानी एग्रीकल्चर, जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका टॉप 50 क्वेश्चन बैंक में लेके आया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th एग्जाम के लिए भी और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं से कृषि से यानी एग्रीकल्चर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका 10th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 1 है, यानी इस चैप्टर का पार्ट 2 भी बनेगा, जिसमें से और भी क्वेश्चन जो है उसमें से मैं दूंगा आपको। ये टॉप 50 क्वेश्चन है पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 के लिए यानी आधा चैप्टर में से मैंने 50 क्वेश्चन आपको निकाल के लाया हूँ, जो आपके सिलेबस के ऊपर है और कहीं न कहीं आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आधे चैप्टर का क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा, तो आप जुड़े रहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे झूम कहा जाता है, झूम एग्रीकल्चर। दूसरा क्वेश्चन है, झूम कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि झूम कृषि को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, बहुत से नाम इसके हैं। तो झूम कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? तो ये भारत के हैं, अंडमान निकोबार, मणिपुर में पलामू और छत्तीसगढ़ में के बस्तर के जिलों में झूम को दीपा के नाम से भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों से की जाती है, यानी ऐसी कृषि जो छोटे भूमि पर की जाती है और पुराने औजारों से की जाती है। आदिम का मतलब पुराना टूल्स। तो ऐसे कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दीपा किससे संबंधित है? तो दीपा कर्तन और दहन प्रणाली से संबंधित है, यानी झूम, कर्तन और दहन और दीपा लगभग सब सेम है। तो दीपा किससे संबंधित है? कर्तन और दहन प्रणाली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको लगभग सेम मिलेंगे, लेकिन पूछने का जो अलग अलग स्टाइल होता है उस अनुसार से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप स्टाइल को भी समझें। आप ये ना समझें कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न पत्र में जो है स्टाइल को नहीं समझ पाते हैं, तो उसका आंसर वो गलत लिख के आते हैं। इसलिए दीपा पहले भी पूछा गया और अभी भी, लेकिन पूछने का स्टाइल पर आप फोकस करें। दीपा किससे संबंधित है? तो कर्तन और दहन प्रणाली कृषि से संबंधित है। 5वां प्रश्न की ओर जाते हैं। प्रारंभिक निर्वाह खेती के रूप में भी जाना जाता है क्या? प्रारंभिक निर्वाह खेती के रूप में क्या जाना जाता है? तो कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रारंभिक निर्वाह खेती के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो झूम के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का अलग अलग स्टाइल है, ठीक है, अलग अलग प्रणाली से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी कृषि है जिसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता है? यानी व्यापार करने के उद्देश्य से कृषि नहीं होती है, तो वो निर्वाह कृषि है, जिसका उद्देश्य परिवार को पालने के लिए होता है, ना कि व्यापार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक निर्वाह खेती को झूम किन किन राज्यों में कहा जाता है? तो झूम किन किन राज्यों में कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन से राज्य आते हैं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ऐसे राज्यों में प्रारंभिक निर्वाह खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। श्रम गहन खेती किसे कहा जाता है? तो गहन जीविका कृषि से। यहाँ पर गहन है प्रश्न में, तो उत्तर में गहन जीविका कृषि आएगा। ये ट्रिक्स भी आप अपना सकते हैं कि गहन है तो गहन जीविका कृषि जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक निवेश और अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, तो जिसमें ज़्यादा
रसायन और अधिक सिंचाई की जरूरत किस में होती है? तो गहन जीविका कृषि में होती है। 11वां नंबर में चलते हैं, ऐसी कृषि जिसके अधिक निवेश यानी ज्यादा पूंजी लगता है, अधिक पैदावार वाले बीज और रासायनिक खाद और अधिक कीटनाशक का प्रयोग होता है, ऐसी कौन सी कृषि है? तो वाणिज्यिक कृषि है, जिसमें अधिक पैसा भी लगता है क्योंकि वाणिज्य के पर्पज से खेती होता है, बिजनेस के पर्पज से खेती होता है। तो ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए जो है अधिक से अधिक अच्छे वाले बीज, रसायन खाद, कीटनाशक का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसी कौन सी फसल है जो हरियाणा और पंजाब में वाणिज्यिक फसल में आती है और उड़ीसा में जीविका फसल आती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल है। चावल जो है ऐसी फसल है जो हरियाणा और पंजाब में वाणिज्यिक फसल में आती है, यानी हरियाणा पंजाब में इसकी खपत ज़्यादा नहीं है, लोग इसे बेचने के लिए उगाते हैं, लेकिन उड़ीसा में इसकी खपत ज़्यादा है, लोगों का जीविका फसल चावल ही है। तो ज़्यादातर उड़ीसा में चावल लोग खाते हैं, इसीलिए यहाँ पर वाणिज्यिक नहीं बल्कि चावल है। तो इसका सही उत्तर है चावल। आगे बढ़ते हैं, रोपण कृषि भी एक प्रकार की डैश खेती है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि भी कहलाती है। दोस्तों, रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि भी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कृषि की वह कौन सी प्रणाली है जहां एकल फसलें बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और कहा जाता है? तो रोपण कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है कि एकल फसलें बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, इसलिए इसको वाणिज्यिक भी कहते हैं क्योंकि बड़े क्षेत्र में ये उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 15वां नंबर की ओर, भारत में चाय, केला, गन्ना, कॉफी, रबड़ कैसी फसल है? तो रोपण कृषि है। आगे बढ़ते हैं, रबी की फसलें कब बोई जाती है? तो आपको बता दें कि भारत में 3 तरह के सीजन है, रबी, खरीफ और जायद। तो इसमें रबी की बात हो रही है, रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसलें बरसात मानसून आते ही खरीफ की फसलें होती है, और शीत और मानसून के बीच में जो गर्मी का मौसम होता है उसमें जायद की फसलें बोई जाती है। तो इसके क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आपको, यहाँ मैं थोड़ा डिस्कशन कर दिया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर की ओर, भारत में मुख्यतः कितने शस्य ऋतु होते हैं? अभी मैंने बताया आपको 3 तरह के शस्य ऋतु होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। ये 3 तरह के शस्य ऋतु होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है ये। सर्दियों में बोई जाने वाली, तो अभी आया रबी, ऊपर के प्रश्न 16 नंबर पे है कि सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों को कौन से शस्य ऋतु के अंतर्गत रखेंगे? क्वेश्चन देखिए, आंसर एक ही है लेकिन उसे कैसे घुमाया गया है, तो इसका आप ट्रिक समझिए। सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों को कौन से शस्य ऋतु के अंतर्गत रखेंगे? रबी के अंदर रखेंगे। सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है? तो रबी की फसलें बोई जाती है। आगे बढ़ते हैं, मानसून के आगमन के साथ, यानी मानसून जैसे ही आता है तब कौन सी फसल बोई जाती है? कौन सी शस्य ऋतु के अंतर्गत आता है? तो खरीफ। खरीफ की फसलें जो है मानसून के आते ही बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को हम मंथ वाइज कैसे लोग पूछते हैं, मंथ वाइज एग्जाम में कैसे आता है? तो अक्टूबर से दिसंबर, तो अक्टूबर से दिसंबर कौन सा शस्य ऋतु है? तो उस वक्त ठंड का मौसम होता है। तो ठंड वाली कौन सी फसलें हैं? तो रबी है। ठीक है, तो गर्मी वाली कौन सी फसलें? तो जायद है। मानसून वाली कब है? तो खरीफ है। तो इस तरह से मंथ से भी कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो आप मंथ वाइज भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर असेंबल किया है ताकि आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में अगर आ जाए तो कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। अक्टूबर से दिसंबर कौन सी फसलें बोई जाती है? तो वो रबी की फसलें बोई जाती है। अप्रैल से जून के मध्य में काटी जाने वाली फसलें, यानी जून के मध्य में काटी जाने, अप्रैल से जून के बीच में कौन सी फसलें काटी जाती है? रबी, क्योंकि फिर आ जाता है गर्मी, यानी अगला जायद रोपने का समय आ जाता है, इसीलिए रबी को जून और अप्रैल के बीच में ही काट लिया जाता है रबी की फसलें। आगे बढ़ते हैं, अब सितंबर से अक्टूबर तक कौन सी फसलें काटी जाती है? तो आपको बता दें कि इस वक्त मानसून का सीजन होता है, इसीलिए खरीफ की फसलें हो जाती है। ठीक है, जायद फसलें कब बोई जाती है?
तो रबी और खरीफ ऋतु के बीच में यानी गर्मी की ऋतु में जायद फसलें बोई जाती है। आगे बढ़ेंगे। खरीफ मौसम का मुख्य खाद्य क्या है, फसल है, तो चावल है। चावल क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, खरीफ यानी चावल को उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये खरीफ की फसलें जो चावल है वो बरसात के दिनों में ही उगाई जाती है, यानी मानसून शुरू होते ही खरीफ की फसलें उगाई जाती है। इसलिए चावल को ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए चावल खरीफ फसल में आती है। यानी जिस पौधों को, जिस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है उसे खरीफ मौसम में बोई जाएगी, यानी मानसून के मौसम में बोई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रबी मौसम की मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं है। रबी और खरीफ के मौसम के बीच का एक छोटा सा मौसम है जायद है। खरबूजा, यानी खरबूजा हम लोग कब खाते हैं, तो गर्मी के दिनों में खाते हैं, तो निश्चित रूप से खरबूजा जायद फसल में आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आश, अमन और बोरो क्या है, तो एक धान की फसल है। धान की फसल को आश, अमन और बोरो भी कहते हैं। और ये कहाँ बोई जाती है, अगला क्वेश्चन में आता है आश, अमन और बोरो कहाँ बोई जाती है, तो धान की जो फसलें हैं आश, अमन और बोरो वो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बोई जाती है। चलिए ये धान की किस्में हैं, अलग अलग टाइप हैं। आगे बढ़ते हैं। चावल के उत्पादन में भारत का संसार में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। पहला कौन सा है, तो चीन है। आगे हम बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा चावल की कृषि होती है, भारत का राज्य है, तो निश्चित रूप से उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कहीं कहीं पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा का मैदान है, उत्तरी मैदान है, ठीक है, तो इसलिए उत्तर और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी चावल की कृषि होती है। आगे बढ़ेंगे। चावल किस मौसम की फसल है, तो ज़्यादा बारिश वाली मौसम चाहिए, तो खरीफ की फसल है। गेहूं की फसल कौन सी शस्य ऋतु में बोई जाती है, तो निश्चित रूप से रबी की फसल। ऊपर भी आ चुका है, फिर भी क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं, तो गेहूं उत्पादन में दो जगह महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण में भी दक्कन के काली मिट्टी में जो है गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं की कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर जहां पर वार्षिक वर्षा होगी गेहूं की फसल वहां उगाई जा सकती है। आगे चलते हैं। भारत के 3 महत्वपूर्ण गेहूं उत्पादक राज्यों का नाम बताइए, तो यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब। 4 है यहाँ पर, मैंने ज़्यादा ही दे दिया, और भी हैं, लेकिन प्रमुख जो है यूपी, हरियाणा, बिहार और पंजाब है। आगे चलते हैं। बाजरा उगाने के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो बलुआ और काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए गुजरात, महाराष्ट्र, असम में, कर्नाटक में बाजरा का उत्पादन अच्छी फसल उगाई जाती है। रागी डैश प्रदेशों की फसल है, शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। आगे बढ़ते हैं। फसलों के नाम जिसका उपयोग भोजन के रूप में भी और चारा के रूप में भी किया जाता है, यानी मकई। मकई एक ऐसी फसल है जिसको हम खाने के में भी उपयोग करते हैं और जानवरों को खिलाने के में भी उपयोग इसका किया जाता है। ऐसे तो ज़्यादा सभी फसलों का कुछ ना कुछ पार्ट तो हम जानवरों को खिला ही सकते हैं, लेकिन एक उद्देश्य होता है, तो इस उद्देश्य से इस फसल को बोई जाती है कि खा भी सके और जानवरों को खिला भी सके। आगे चलते हैं। मकई कैसी फसल है, तो ये खरीफ फसल है, ठीक है। दाल के उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है, तो दालों के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान लेता है, क्योंकि यहाँ पर दाल ज़्यादा उत्पादन भी होता है और खपत भी होता है। लगभग हर घर में दाल हर दिन यहाँ पर बनाया जाता है और खाया भी जाता है। तो दाल के कई ऐसे आइटम भी डेली हम देखते हैं अपने व्यंजन में, अपने थाली में। तो दाल अधिक खपत है, इसलिए अधिक उगाया भी यहीं जाता है। भारत का कौन सा कृषि उत्पाद दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है,
तो निश्चित रूप से दलहन दाल, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी भोजन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है? जो शाकाहार है तो दाल खाने से प्रोटीन हमें मिलता है, इसीलिए शाकाहारी भोजन में दाल प्रोटीन के रूप में ज़्यादा यूज होता है। गन्ना मुख्यतः किस कटिबंध का फसल है? गन्ना किस कटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में गन्ना की फसल उगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। किस देश ने भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया या होता है? तो ब्राजील में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, फिर भारत उसका बाद आता है। आगे बढ़ते हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। तिलहन उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। चीन यानी तिल वाला सामान, तो तिलहन उसको बोलते हैं। तो तिलहन उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चीन का आता है। अगला पढ़ेंगे। हमारे फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत तेल के बीजों द्वारा कवर किया जाता है? यानी 12% जो है हम तेल के बीज बोते हैं और तेल का उत्पादन करते हैं टोटल फसल के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूंगफली कैसी फसल है? तो मूंगफली खरीफ फसल है। और मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? तो गुजरात करता है। तो 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है। तो दोस्तों ये जो है 50 क्वेश्चंस मैंने आधे चैप्टर से बनाए हैं। अभी इसमें मैं 100 भी बना सकता था, लेकिन चूंकि आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, इसे नोट करें और इसे लर्न करें, अच्छे से अपने दिमाग में रखें, इसीलिए इसका पार्ट 1 अभी बनाया है। इसके अगले क्वेश्चंस जो है पार्ट 2 में मिलेंगे इसी चैप्टर के, कृषि से आधारित। इसके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो आधे चैप्टर से जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं मैं इस वीडियो को अपने चैनल पे लाऊंगा और इस पार्ट 2 बनाऊंगा। आप अगले वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपके लिए निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको मिले, आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसे देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप अगर अपने नोटबुक इससे बनाना चाहते हैं तो इस पीपीटी का PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके अपने नोटबुक को इम्प्रूव कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमारी यही आशा है कि आपके पास अच्छे से अच्छा नोट्स मिले हमारे जरिए। थैंक यू वेरी मच।